वेलकम टू रेजंगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर वेव्स। तो वेव्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम इन डेप्थ इस चैप्टर के दौरान पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ बेसिक एविडेंसेस की जो हमें कनेक्ट करते हैं किसके साथ में, वेव्स के साथ में। अब वो एविडेंसेस हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बोल पा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या सुन पा रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है किसकी मदद से, साउंड वेव्स की मदद से। तो हम यहाँ पे जो साउंड है वो भी क्या है, एक वेव है। ठीक है, सिमिलर वे में अभी जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर, वो किसकी मदद से पॉसिबल है, लाइट। और लाइट भी क्या होती है, एक प्रकार की वेव। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जितने भी फिनोमेना हमारे सराउंडिंग में है, जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सब चीज़ें ट्रांसमिट हो रहे हैं हमारे लिए किसके थ्रू, वेव्स के लिए। इसीलिए वेव्स को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेव क्या होता है, वेव का मोशन क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये सब चीज़ें हम इसमें स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से। तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं इसमें। तो वेव क्या होती है, तो सिंपल वेव के अंदर बताया गया है कि ये एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उन पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है ना, वो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, लेकिन वो अपनी पोजीशन के ऊपर ही रहेंगे। अब वो पार्टिकल एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आती जाएंगी। तो शुरुआत से सिंपल डेफिनेशन के थ्रू हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि वेव एक डिस्टरबेंस है मीडियम के अंदर जो कैरी क्या करती है, एनर्जी को कैरी करती है। ठीक है ना, हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि किस चीज को कैरी करती है, एनर्जी को। तो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एनर्जी विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो बेसिक बात यहाँ पे क्या हुई कि हम पार्टिकल्स की मूवमेंट यहाँ पे नहीं करवाते, लेकिन एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, तो आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में समझ में आता जाएगा। अभी नेक्स्ट इसमें देखिए, हम इसको कह सकते हैं एक प्रकार की ये फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस है जिसके अंदर जो वेव ट्रेवल करती किसी भी मीडियम के अंदर से ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स द मीडियम अबाउट देयर मेन पोजीशन, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन। बेसिकली जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी कोई भी वेव मान के चलता हूं कि ये वेव इस प्रकार से ट्रेवल यदि करती हुई जा रही है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स ये अपनी एनर्जी, जैसे हम एरो से इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये पार्टिकल SHM जो व्हाइट लाइन मैंने यहाँ पे शो की है वो उनकी मीन पोजीशन है। वो अप एंड डाउन मूव करेंगे पार्टिकल्स, ठीक है, और वो अपनी एनर्जी जो उनका नेबरिंग पार्टिकल है उसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं। सिमिलर वे में वो एनर्जी आगे बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ओनली यहाँ पे ट्रांसफर किस चीज का होता है, ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस चीज को हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर किस चीज का हुआ, तो ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, विदाउट जो पार्टिकल्स मूवमेंट है, ये आप इसमें पढ़ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव मोशन की, कि क्या इसके अंदर खासियत है वेव मोशन के लिए। तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि वेव मोशन एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जो ट्रेवल करता है थ्रू द मीडियम। ठीक है, कि भाई ये इसके अंदर जो भी डिस्टरबेंस होती है वो मीडियम के अक्रॉस जाएगी, एनर्जी को ट्रांसफर करती है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन के ऊपर ही रहेंगे। सेकेंडली यहाँ पे हम बात करेंगे एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट डिसलोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। इसका मीनिंग जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर होते हैं पार्टिकल्स, तो वो कभी भी वहां से अपनी पोजीशन से दूर वो भले से चले जाएं, लेकिन वहीं पर वो वापस आ जाते हैं। वापस क्यों आते हैं, इनर्शिया, जो इनर्शिया और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी उनको प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है, और इलास्टिसिटी उनको वापस अपनी पोजीशन के ऊपर रिटेन करने का काम करती है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड जो पॉइंट है कि व्हेन वेव ट्रेवल्स थ्रू मेटेरियल मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास कि पार्टिकल्स हैंड ओवर एनर्जी
जो भी एनर्जी उन पार्टिकल्स के पास आई डिस्टरबेंस के माध्यम से, वो उस एनर्जी को अपने नेबरिंग एटम जो पार्टिकल है उनके पास ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पार्टिकल्स तो मूवमेंट करते नहीं, इसीलिए एक कंप्लीट साइकिल के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0। नेक्स्ट हम देखें कि भाई वेव वेलोसिटी, हम यहाँ पे जो पॉइंट अपने पास कि वेव की जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो डिफरेंट होती है फ्रॉम पार्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल्स देखिए जब वो मूवमेंट करते हैं मीन पॉइंट से अप एंड डाउन होते हैं, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट इंपैक्ट के दौरान जो भी इंपैक्ट डिस्टरबेंस के थ्रू आया, तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पार्टिकल होगा हो सकता है उसकी ज़्यादा हो, उसके बाद पार्टिकल है वो उस उतनी एनर्जी को वहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर मीडियम में फ्रिक्शन वगैरह जो उनकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक पार्टिकल इंपैक्ट के ऊपर जो बिल्कुल इनिशियल स्टेट के अंदर है उनकी वेलोसिटी ज़्यादा मिल सकती है। नेबरिंग के ऊपर हम देखेंगे जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती जाती है एनर्जी कम होने लग जाती है, तो पार्टिकल्स जो है सभी की वेरिंग वेलोसिटी मिल सकती है, बट ओवरऑल हम जब वेव वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो अपनी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मिलेगी हमें। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगला जो पॉइंट है कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो है उनके पास दोनों एनर्जी होती है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जो भी कोई वेव मोशन होता है तो वहाँ पे उनके पास काइनेटिक फॉर्म के अंदर भी एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी। लास्ट जो पॉइंट अपने पास आता है कि फॉर प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, कि कोई भी मैकेनिकल वेव यदि किसी मीडियम के अंदर से पास होती है तो उसलिए मीडियम के पास कुछ नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो क्या क्या रहेंगी, तो अपने पास सबसे पहले आता है एक इनर्शिया होना चाहिए मीडियम के पास, सेकंड इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए मीडियम के पास, और जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है जिसके अंदर हम देखते हैं, मैंने बताया आपको इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज मिनिमम फ्रिक्शन। ठीक है, जो भी मतलब मीडियम है उस वो पार्टिकल्स के ऊपर मिनिमम फ्रिक्शन एग्जीक्यूट करे ताकि जो एनर्जी है उसका लॉस ना हो। ठीक है, तो ये अपने पास 3 डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ वेव, कि वेव कितने टाइप की होती है, तो बेसिकली जब हम वेव को डिवाइड करते हैं तो 3 टाइप्स के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। एक अपने पास होती है मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स को हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिक वेव्स भी बोल देते हैं। सेकंड हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो 12th क्लास के अंदर आपको इन डेप्थ पढ़ाया भी जाता है, और मैटर वेव्स। तो अब इन तीनों को हम कैरेक्टराइज करेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स का मतलब होता है इनको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल मीडियम बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए इनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई मैकेनिकल वेव्स इनको क्या चाहिए, रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ये इसके अंदर मेन पॉइंट है अपना। ठीक है, अब इनको इलास्टिक हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रोपोगेशन होता है मटेरियल वेव के अंदर, मैकेनिकल वेव के अंदर, उसमें जो मीडियम है उसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होंगी इसीलिए हम उसको इलास्टिक वेव्स भी बोल देते हैं फ्रीक्वेंटली। अब इनके जो बेसिक एग्जांपल्स हैं जैसे वाटर वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स या फिर सिस्मिक वेव्स जो होती हैं, ये सारी की सारी क्या है अपने पास मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं मैकेनिकल वेव्स के अंदर कि भाई इनको क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। हम इसमें कह सकते हैं इनको क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम, या कुछ मैकेनिकल मीन्स चाहिए इनको फॉर प्रोपेगेशन, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो जब ईएम वेव्स की बात की जाती है तो ये वेव्स वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर इजीली ट्रैवल कर पाती हैं, इनको कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये चलती कैसे हैं, तो इनमें जो बेसिक एग्जांपल हम बात करें जैसे एक्स रेज अपने पास, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इवन जो विजिबल रेडिएशंस होती हैं लाइट वेव्स, ये सभी की सभी क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ट्रैवल करती हैं फ्री स्पेस के अंदर, जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसके साथ ये ट्रैवल करने का काम करती हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अपने पास आती हैं एक मैटर वेव्स होती हैं। तो मैटर वेव्स क्या होती हैं, ये कोई भी मटेरियल पार्टिकल जब मोशन के अंदर रहेगा तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव्स होती हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, मैटर वेव्स। और मैटर वेव्स के बारे में हमें और डेप्थ में बताया जाता है, जो कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है दैट इज डी ब्रोगली वेव्स। तो हम इनको मैटर वेव्स भी कह सकते हैं और हम इनको क्या कह सकते हैं, डी ब्रोगली वेव्स।
अब ये जो वेव्स होती है एसोसिएटेड अपने पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उनके साथ जो एसोसिएटेड वेव्स होती हैं वही क्या कहलाती है, हमारी मैटर वेव्स कहलाती हैं। तो मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ डी ब्रोगली रिलेशन से हम देखते हैं, उसके अंदर हम फॉर्मूला पढ़ के आते हैं कि भाई लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, या हम इसको एच बाई पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो मैटर वेव्स, जो भी मेटल पार्टिकल है मोशन में रहेंगे तो हम उनकी ऑब्जर्व कर सकते हैं वेव्स थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की वेव्स जो है जिनको हम अभी आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो सारा अपना कंसेप्ट चलेगा मैकेनिकल वेव्स के ऊपर, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स हैं इनको फर्दर हम 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, एक अपने पास ट्रांसवर्स वेव आती हैं और एक अपने पास आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम धीरे धीरे चैप्टर के अंदर बढ़ रहे हैं अभी और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते चलेंगे। तो देखिए, वेव जो ट्रैवल करती है किसी भी मेटेरियल मीडियम के अंदर, उनको हम 2 टाइप से बांटते हैं। एक मैंने बताया ट्रांसवर्स और एक मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल। तो बेसिकली जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसकी एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिखाई। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है उससे अब ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे है इसको हम क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मीन, या फिर इसको हम क्या देते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन हम बोल दो, या फिर इसको हम लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस भी बोल देते हैं। तो लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस का मीनिंग यही है अपने पास कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी जगह पे एज इट इज हैं इनिशियली, जब तक कि कोई डिस्टरबेंस उनके पास नहीं आती। जैसे वाटर के अंदर जो वेव्स फॉर्म होती हैं वो अपने पास हम उनको बोल सकते हैं, जैसे वो ट्रांसवर्स वेव रहती हैं तो उनको कैसे फॉर्म किया जा सकता है। मान लीजिए जो भी स्टिल वाटर है उसके अंदर हम कुछ भी, कोई भी पार्टिकल, जैसे मान लो मेरे पास कोई क्वाइन है या कोई स्टोन है छोटा टुकड़ा, उसको हम उसके अंदर पानी के अंदर जब फेंकेंगे तो हम देखते हैं उसके सरफेस के ऊपर जो वेव्स बनती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनको हम और आगे बताएंगे। बेसिकली ये सॉलिड्स मटेरियल के अंदर हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, बाकी लिक्विड के अंदर भी ये बनती हैं। ठीक है, लेकिन लिक्विड के सरफेस के ऊपर बनती है। कैसे बनती है वो आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस है, इससे जो अबो जो पोर्शन है, जो ये रेज्ड पोर्शन यहाँ पे, इस पार्ट को हम बोल देते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रस्ट। और जो डिप्रेशन ऑफ द वेव होता है अपने पास, डिप्रेशन ऑफ वेव, यहां पे ये पार्ट जो मैंने दिखाया इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो अब ट्रांसवर्स वेव की बात की जाती है, तो ट्रांसवर्स वेव को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसका मीनिंग यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, अप एंड डाउन, और परपेंडिकुलर होंगे किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। इसीलिए हम जो वेव यहाँ पे जो रहेगी उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे देखिए जो मेन जो बात है अपने पास कि वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर। कैसे वाइब्रेट करते हो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब है कि वेव कहाँ पे चल के जा रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मान लीजिए जो वेव है एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है तो पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। तो इसका मीनिंग मैं कह सकता हूं कि वाई एक्सिस के अलोंग उनकी मूवमेंट होगी। ठीक है, ताकि तभी तो वो परपेंडिकुलर बनेंगे, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग होंगे। तो जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब बात की जाती है तो उसके अंदर हम सिंपल फॉर्म के अंदर इस प्रकार से दिखाते हैं कि पार्टिकल्स वेव इस प्रकार से अपनी चल के जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वेव सेम इस प्रकार से चल रही है। यहां पे हम इसमें दिखा सकते हैं कि ये जो लाइन थी इसको हम बोल देते हैं प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इस पॉइंट को हम बोल देंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव की बात मैं कर रहा हूं, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है बी,
तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यदि वेव में यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें वाई के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिलेगा, वो उसके परपेंडिकुलर। तो दैट इज हम इसको एरो से दिखा रहे हैं इधर, और मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अलोंग गया, अपना जेड एक्सिस के अलोंग। तो सिमिलर वे में प्रोसीड करती हुई जाती है, और इसके अंदर जो वेव मोशन होता है इसमें हम देख सकते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके पार्टिकल्स में परपेंडिकुलरली मूव करेंगे, ठीक है ना, वो वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलरली। अब इसकी जो बेसिक एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया कि जो मूवमेंट इन द किंक ऑफ रोप या फिर मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सितार जो होती है, वो उसके अंदर जो वेव्स होते हैं वो कौन सी वेव बनती है अपने पास, ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें ध्यान दें कि हम इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे सिंपल सा मेथड क्या है, मान लीजिए कोई रिजिड सपोर्ट है, मैंने क्या करना है, एक अपने पास रोप छोटी सी, मैंने इस यहाँ से इसको रिजिड सपोर्ट है वहां से मैंने इसको टाई कर दिया कंप्लीटली, और मैंने उसको हल्का सा लूज रखा, और मैं एक जर्क के साथ सिंपल ऐसे हम जो भी वायर हमने यूटिलाइज की या फिर हमने जो भी रोप लिए उसको हम एक जर्क, एक सडन जर्क प्रोवाइड करेंगे, मीनिंग एक हम झटका दे रहे हैं उसको। तो वहां पे जो वेव्स हम देखते हैं इस प्रकार से वेव्स ट्रेवल करके जाती हैं, जो वेव बनी वहां पे वो कौन सी वेव कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव। तो अब यदि वो जर्क जो हमने प्रोवाइड किया वो रिजिड सपोर्ट तक पहुंचता है, ठीक है, और उसके बाद टकरा के यदि वो रिटर्न वापस आता है, तो हम देखते हैं कि वेव्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल के आती है, तो वहां पे रिवर्सल ऑफ फेज भी होता है, ठीक है। अब इन्हीं से यदि जो एम्पलीट्यूड है बिल्कुल दोनों, जो वेव गई और जो वेव वापस आई वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसको हम स्टैंडिंग वेव बोल देते हैं। तो स्टैंडिंग वेव हम चैप्टर में आगे जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपने पास आएंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपने पास जो बेसिक डेफिनेशन थी क्रस्ट, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस थी किसी भी वेव के अंदर, उससे जो रेज्ड पोर्शन है अपर हाफ हम कह सकते हैं, बेसिकली एक जो साइकिल है उसका जो अपर हाफ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रस्ट। तो सिमिलर डिप्रेशन ऑफ वेव होता है, या फिर जो डिप्रेशन ऑफ वेव बोल दो, या फिर जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है उससे बिलो जो पोर्शन है, ठीक है ना, जो दूसरा हाफ बच गया वेव का, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रफ। जैसे अभी एक सिंपल छोटा सा बिल्कुल डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूं कि मान लीजिए ये यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो जो ऊपर ये जो पोर्शन अपने पास है, ये पोर्शन इसको हम बोलेंगे क्रस्ट। सिमिलर वे में हमारे पास जो नीचे जो पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं ट्रफ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं, जैसे साउंड अभी मैं आपको बोल के बता रहा हूं, तो ये जो साउंड है वो एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर यहाँ पे जब भी वेव क्रिएट होती है अपने पास, ठीक है, क्योंकि भाई ये मैकेनिकल है तो मैटेरियल ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। अब ये वेव चलती जो प्रोपोगेट करती है, तो उस दौरान इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी। लास्ट हमने पढ़ी थी ट्रांसवर्स, वहां पे हमने देखा था पार्टिकल्स कैसे चलते थे, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के अंदर मूवमेंट कैसे है, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे मैंने इसमें लिखा कि जो डायरेक्शन है वो कहां पे है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब जो साउंड वेव्स हैं या वाइब्रेशंस इन एयर कॉलम जो बनती है उनको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो बेसिक एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन, क्रस्ट रीजन अपने ये कंप्रेशन रीजन, रेयरफैक्शन रीजन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, जैसे लास्ट के अंदर क्रस्ट और ट्रफ बने थे, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये क्या बने, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन रीजन। अब नाम से हमें पता लगता है कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब मैंने कंप्रेस कर दिया, पार्टिकल्स जब कंप्रेशन स्टेट के अंदर होते हैं तो वो एक दूसरे के क्लोजर होंगे, या हम कह सकते हैं जो नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स है किसी भी रीजन के अंदर यदि इंक्रीज हो जाती है तो हम डील कर रहे हैं कंप्रेशन के साथ में, ठीक है। और रेयर फ्रैक्शन मींस रेरिफाइड, इसका मतलब है पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, और जब एरिया एक प्रकार से बढ़ जाए या पार्टिकल्स की संख्या तो किसी भी एरिया में कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं रेरिफाइड रीजन। तो जब भी साउंड चलता है तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन ये अल्टरनेटली बनते हुए चलते हैं। अब इन्हीं के अंदर से जैसे हमें वेवलेंथ को भी डिफाइन करना हो, तो वेवलेंथ जैसे अभी मैं इस वेव के लिए चलता हूं, इस वेव को हम और आगे प्रोसीड करते हैं,
तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 साइकिल्स बना ली है, ठीक है। अब हमें यदि वेवलेंथ को डिफाइन करना पड़े तो वेवलेंथ के लिए आप कह सकते हो कि 2 लगातार जो क्रस्ट है, ठीक है, कि एक क्रस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक क्रस्ट यहाँ तक, या आप कह सकते हैं एक साइकिल जब कंप्लीट होती है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो वेव मोशन के दौरान अपने आप को वापस से रिपीट करेगा, उन पॉइंट्स के बीच, सक्सेसिव पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी जगह से। मान लीजिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हम यहां से पॉइंट लेके चले, जो टॉप पॉइंट है, तो ये टॉप पॉइंट वापस यहां पे आएगा, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। अब ये डिस्टेंस है तो मेजरमेंट भी किसके अंदर होगी, मीटर्स या फिर सेंटीमीटर के अंदर। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे हम सेंटीमीटर्स के साथ ही डील करते हैं, उससे भी छोटा डिस्टेंस अपना हो जाता है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, और भी इनसे रिलेटेड जो डेफिनेशन आएंगी उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कंप्रेशन का मैंने अभी बताया आपको कि भाई जिस रीजन के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास हो, कंप्रेस्ड हो जाएं, या हम कह सकते हैं कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है, कि नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स वो इंक्रीज हो जाए किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर। यदि वो इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम कह देते हैं भाई कि पार्टिकल्स की जो नंबर डेंसिटी बढ़ गई है, तो वो जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, दैट इज कंप्रेशन स्टेट के अंदर है। अब इसी प्रकार से जो रेयरफैक्शन रीजन है इसको हम बोल देते हैं रेरिफाइड, या हम कह सकते हैं कि नंबर डेंसिटी of particles decreases in a specified region। कोई भी जो स्पेसिफाइड रीजन है उसके अंदर जो नंबर डेंसिटी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक और डेफिनेशंस जो वेव मोशन में आती हैं, तो इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड के अंदर आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि भाई जो वेव है उसका जो पीक होगा, ठीक है ना, कि जो मेन पोजीशन है उससे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो आप इसको समझ सकते हो ऐसे, जैसे मान लो डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट करें, तो डायग्राम के अंदर हम इस प्रकार से चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हाइट है ये अपने पास क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो अभी ये सभी क्लियर हो गया होगा कि भाई जब एम्पलीट्यूड हाइट की है तो इसका मीनिंग ऐसा यूनिट भी क्या रहेगी इसके अंदर, जो अपनी डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज मीटर और सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पीक ऑफ द वेव हमने बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये तो क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। पार्टिकल्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, कहाँ से, जीरो डिस्टर्बेंस से ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट अपने पास आता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बेसिकली, टाइम का मतलब क्या है अपने पास कि भाई कितना समय, कितना टाइम एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। या एक ऑसिलेशन, वाइब्रेशन कितने उसके अंदर कंप्लीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल। एक साइकिल की जब बात करते हैं तो वो हम टाइम पीरियड लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ से मैं चला हूँ इधर, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, तो इसको कंप्लीट होने का जो टाइम है वो एक साइकिल का टाइम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अब ये आगे वेव प्रोसीड करती है तो हम इसको आगे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वेव ऐसे बढ़ती हुई जा रही है, तो हम यहाँ पे सेकंड, कि भाई ये सेकंड साइकिल कंप्लीट होगी, ऐसे करके फर्दर एज ऑन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फ्रीक्वेंसी अपने पास है। तो फ्रीक्वेंसी का बेसिक मीनिंग है कि भाई कितनी साइकिल्स किसी भी यूनिट टाइम के अंदर, या नंबर ऑफ साइकिल्स वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम और सेकंड, एक सेकंड में कितनी कंप्लीट होती है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। मान लो जैसे जो लाइट हमारे घर पे आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। जो भी एनर्जी हमारे घर पे ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो 50 हर्ट्ज के ऊपर चलती है। 50 हर्ट्ज का मीनिंग है कि 50 साइकिल एक सेकंड के अंदर, ठीक है। तो अभी आप सोच सकते हो कि भाई हर कितने टाइम के अंदर
जो साइकिल्स है वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, कि 1 सेकंड में 50, और 1 साइकिल में डायरेक्शन 2 बार में चेंज होती है, तो हम कह सकते हैं कि हर 1/100 ऑफ सेकेंड के ऊपर डायरेक्शन क्या हो रही है, एसी की चेंज हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि जो वेव बनेगी वो बहुत ही कॉम्पैक्ट बनती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेव उतनी कॉम्पैक्ट होती चली जाती है। नेक्स्ट इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज हर्ज, या फिर सेकंड्स के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ जैसे मैंने बताया अभी कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड कि भाई 2 कंप्रेशन के बीच में बोल दो, या 2 रेयरफैक्शन के बीच का रीजन कह सकते हैं, या 2 क्रस्ट 2 ट्रफ के बीच के रीजन को भी हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। या हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जो अपने आप को वेव मोशन के दौरान रिपीट करे, तो उन दोनों सक्सेसिव पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। तो इसको नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे हम कि वेवलेंथ क्या होती है, ए पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन which repeats itself during वेव मोशन, जो अपने आप को क्या करे, रिपीट करे, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है सक्सेसिवली आ रहा है उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। तो डिस्टेंस है तो इसको भी सेम मीटर सेंटीमीटर के अंदर हम मेजर करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है अपने पास वेव नंबर। तो वेव नंबर में दोनों हम, एक लीनियर और एक अपने पास एंगुलर। तो वेव नंबर को हम लिख सकते हैं भाई ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, ऐसे भी इसको बता सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कितनी वेव्स कंप्लीट बनी, ठीक है, प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस ऑफ द मीडियम, कितनी वेव्स जो है बन रही है, या हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। सेम एंगुलर वेव नंबर की बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन कैपिटल के से होती है, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 2π/λ। नेक्स्ट उसके बाद वेव वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, तो वेव वेलोसिटी का मतलब है कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया वेव के द्वारा इन यूनिट टाइम, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेव वेलोसिटी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब वेव वेलोसिटी का रिलेशन हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ में। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अभी लिखा कि वेव वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस वेव के दौरान हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा, जो सिंबल है अपने पास। और यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई λ/t। अभी मैं लिख सकता हूँ भाई जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। इसका मतलब यहाँ पे λ/t था, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, न्यू से। अभी ये अपना एक सिंपल रिलेशन हो गया कि वेलोसिटी जो वेव की बनेगी, जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी अपने पास, दैट इज मल्टीपल है अपनी किसकी भाई, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये बिल्कुल स्मॉल रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, कि इस फॉर्मूला के थ्रू हम जो भी पैरामीटर अपने को गिवन नहीं दे रखा हो, क्योंकि ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा रिलेशन था कि वेलोसिटी जो रहेगी किसी भी वेव की वो मल्टीपल है किसका, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। उसके बाद जैसा मैं स्टार्टिंग में ही बात कर रहा था कि किसी भी वेव मोशन के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए मीडियम के पास में, तो हम 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी, इनर्शिया, और लास्ट जो फैक्टर होता है हमारे पास दैट इज मिनिमम फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उस मीडियम के अंदर होंगी तो वेव मोशन जो है बहुत ही ईजी से प्रोसीड कर सकता है। अब इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी की बात की जाती है। इलास्टिसिटी क्यों जरूरी है,
तो जैसे मैं अभी सिंपल डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे कि मान लो हमारे पास ये कोई वेव मैं यहां पे बना रहा हूं कि ये वेव मोशन के अंदर वेव इस प्रकार से प्रोसीड करते हुए जा रही है। तो यहां पे जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस के ऊपर मैं एरो हेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो एरो हेड है ये हमें रिप्रेजेंट करके बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन से इस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, सिंपल ऐसे हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हुए दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसके अंदर कि इलास्टिसिटी क्यों जरूरी है। इलास्टिसिटी जरूरी है क्योंकि पार्टिकल के पास यदि इलास्टिसिटी होगी तो ही तो वो वापस आ सकते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर। तो ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेव मोशन के दौरान पार्टिकल्स मूव नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ अपनी मीन पोजिशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस करते हैं। अब तो मीडियम के पास कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो उन पार्टिकल्स को जो भी डिस्टरबेंस आई है तो वो एसएचएम जब करते हैं तो वापस उसको वहीं पे लेके आए जहां पे वो अपनी पोजीशन पे इनिशियली थे। तो ऐसा करने के लिए इलास्टिसिटी होना बहुत जरूरी है क्योंकि इलास्टिसिटी का मतलब ही यही होता है कि टेंडेंसी टू रीगेन ओरिजिनल इलास्टिसिटी का मीनिंग सिंपल अपने पास क्या भाई, टेंडेंसी टू रीगेन ओरिजिनल साइज से। तो ये डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, वेव मोशन के लिए कि इलास्टिसिटी मीडियम के पास होना जरूरी है ताकि डिस्टरबेंस के बाद पार्टिकल्स को वापस उनके लोकेशन के ऊपर हम पुट कर सकें। नेक्स्ट फैक्टर अपने पास इनर्शिया। तो इनर्शिया एक प्रकार से जरूरी इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन, जो भी उनकी पोजीशन है, वो अपने साथ क्या स्टोर कर सकें, काइनेटिक फॉर्म के अंदर या पोटेंशियल फॉर्म के अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकें। सेकेंडली वो ओवरशूट कर सकें अबाउट देयर मेन पोजीशन। ठीक है, कि वो ओवरशूट, जैसे हमने बताया था कि वेव मोशन में एक पार्टिकल अपने नेबरिंग को एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो वो जब ओवरशूट करते हैं तो एनर्जी जो है नेक्स्ट पार्टिकल के ऊपर ट्रांसफर कर सके, इसलिए इनर्शिया का होना जरूरी है। लास्ट जो फैक्टर आता है मिनिमम फ्रिक्शन। तो मिनिमम फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हमें जब पढ़ के आते हैं तो फ्रिक्शन का मतलब यही होता है कि ये क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन। तो यदि रिलेटिव मोशन अपोज होगा तो इसका मीनिंग यही है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, वो लॉन्गर डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जब वेव लॉन्गर डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब यही है कि भाई मिनिमम फ्रिक्शन होगा तो वेव जो एनर्जी ज़्यादा टाइम तक मतलब उसको लेके जा सकती है। बट यदि इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है फ्रिक्शन, तो इसका मतलब है कि वो वेव कन्फाइंड हो जाएगी, बहुत ही कम डिस्टेंस के अंदर ही वो रुक जाएगी। ठीक है, एक प्रकार की स्टैंडिंग स्टेशनरी वो क्रिएट कर देती है। तो इसीलिए डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स आती हैं अपने पास। तीन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी, इनर्शिया और मिनिमम फ्रिक्शन। नेक्स्ट इसके बाद हम इनमें डिफरेंस पॉइंट्स वगैरह देखेंगे, ट्रांसवर्स वेव और जो अपनी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। तो हम रिकॉल कर सकते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा है सेम उसके अंदर ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जो ट्रांसवर्स वेव है और अपनी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हमने पढ़ी थी, इनके बीच का जो डिफरेंस पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए,
ट्रांसवर्स वेव हमारे पास थी एक, अपने पास आती है ट्रांसवर्स वेव्स, और सेकेंडली हमारे पास आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो दोनों के बीच में डिफरेंस पॉइंट है, इनके जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले देखिए, ट्रांसवर्स वेव के अंदर बताया था यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, हम इसमें दिखा सकते हैं कि पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो दूसरी तरफ जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात की जाती है तो वहां पे बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यहाँ पे पॉइंट में हम लिख सकते हैं पार्टिकल्स मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। फिर नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है कि ट्रांसवर्स वेव जो होती है इसके अंदर जो डेंसिटी होती है हमारी, ठीक है ना, वो डेंसिटी क्या रहेगी, इसमें चेंज नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो डेंसिटी होती है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ मीडियम डू नॉट चेंज। तो दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेस ड्यूरिंग formation of compression and rarefaction। एंड रेयर फ्रैक्शन, कि जब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनेंगे तो डेंसिटी के अंदर चेंजमेंट यहाँ पे देखा जाता है। तो सेकंड नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास कि ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो दूसरी तरफ जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो पोलराइजेशन का मीनिंग होता है सिंपल कि भाई हम कोई भी वेव जिसके पास मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन जो ट्रांसवर्स वेव होती है इनके अंदर हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो ऑलरेडी कन्फाइंड है टू वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसीलिए हम उनको पोलराइज नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो ट्रांसवर्स वेव आती है अपने पास, इनके अंदर फॉर्मेशन होती है ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, कि जो क्रस्ट और ट्रफ होंगे वो बनते चलेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेशन होती है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन रीजन की, और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये अपने पास रहेगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे
कि ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं सॉलिड्स के अंदर, forms in solids and over surface of वाटर, जो फ्लूइड है उनके सरफेस ऑफ वाटर। तो ये इसमें जो खास प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है कि सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर होती है, किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस पॉइंट रहेगा। और जो सॉलिड्स के अंदर हम देखें तो ये रिजिडिटी, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं रिजिड होते हैं, तो रिजिडिटी की जो प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके कारण ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्मेशन वहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं ये हर जगह पे ट्रांसफर हो सकती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपगेट थ्रू solids, liquids and gases। तो इनके अंदर ये फॉर्म्स हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास हम स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव होती है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, लीनियर मास डेंसिटी और टेंशन के ऊपर। तो इसी चीज़ से हम रिलेशन को डिराइव कर रहे हैं डायमेंशनल फॉर्म के अंदर। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि वेलोसिटी जो ट्रांसवर्स वेव की है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? लीनियर मास डेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो दूसरा जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है टेंशन फोर्स के ऊपर। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर लेता हूँ और मैं मान लेता हूँ, हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि लेट ए एंड बी द रेज्ड पावर्स ऑफ लीनियर मास डेंसिटी एंड टेंशन। तो इन फैक्टर की ये अपने पास, तो अभी यहां से जब रिलेशन को हम डिराइव कर रहे हैं तो देखिए वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हम पुट कर रहे हैं m0 l t माइनस 1 इज इक्वल टू k फैक्टर कॉन्स्टेंट है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है। और लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। तो मैं इसमें रख सकता हूं कि लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू m l माइनस 1 और इसकी रेज्ड पावर हमारे पास है a। सिमिलर वे के अंदर टेंशन मीनिंग फोर्स, तो एम एल टी माइनस 2 पावर b। अब इसको सोल्व करेंगे और कोफिशिएंट्स जो है उनको कंपेयर करेंगे। तो मैं m की पावर a यहाँ पे लिख सकता हूँ, दूसरी तरफ b अपने पास आएगी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m की पावर a प्लस b। सिमिलर वे में l की पावर अपने पास होगी माइनस का a प्लस का b और टाइम की पावर माइनस 2b। तो अपोजिट साइड के अंदर अपने पास था एम एल टी माइनस 1। अभी हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। वी हैव, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा? तो दैट इज, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए प्लस जो बी फैक्टर है वो अपना 0 के इक्वल है। तो दूसरा माइनस ए प्लस बी जो फैक्टर है वो 1 के इक्वल है और माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि b की वैल्यू अपने पास आ गई 1/2। अब b की वैल्यू हम किसी भी रिजल्ट के अंदर पुट करके a की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, तो मैंने रखा a प्लस बी इज इक्वल टू, जो 0 था यहाँ पे मैंने b की वैल्यू 1/2 रखी। तो अपोजिट साइड मूव करेंगे तो a की वैल्यू आ गई अपने पास -1/2। तो अभी मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, a भी आ गया और b भी आ गया।
दोनों को वापस इक्वेशन 1 जो थी अपनी इसमें रखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि पुटिंग इन इक्वेशन इक्वेशन 1 वी हैव, तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी उसके अंदर हमने लिखा था कि वेलोसिटी कांस्टेंट के m की पावर a टेंशन की पावर b, तो हमारे पास आई थी a की वैल्यू -1/2 और जो b है अपने पास उसकी वैल्यू थी 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू के m की पावर -1/2 और टेंशन जो है उसकी पावर 1/2। इसका मीनिंग मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू के √T/m। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है स्पीड ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दैट इज वेलोसिटी जो होगी k√T/m के इक्विवेलेंट अपनी वैल्यू आई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास आता है स्पीड ऑफ वेव थ्रू सॉलिड्स, यदि हम इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं तो सिमिलर वे में हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे जो स्पीड इसकी डिपेंड करती है सॉलिड्स के अंदर इलास्टिसिटी, जिसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल देते हैं, ठीक है, और डेंसिटी फैक्टर, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि भाई सॉलिड्स के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी प्रॉपर्टी होनी आवश्यक है, ठीक है ना, फॉर ट्रांसवर्स वेव मोशन के लिए, ठीक है। और यदि वही चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्लूइड्स के अंदर तो सरफेस टेंशन, हम उस केस में जो ट्रांसवर्स वेव बनती है उसको सिर्फ सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस से हम फॉर्मूला एज इट इज डायमेंशनली डिराइव करने का काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा और डेंसिटी फैक्टर के ऊपर। तो सिमिलरली हम इसके अंदर भी अपनी जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, तो दैट इज रो बी। तो ए बी हमने पावर्स ले लिए अपनी एज इट इज, ठीक है। ए हमने मान लिया कि जो रिजिडिटी है उसकी पावर है और बी हमने मान ली डेंसिटी की पावर है, रेज्ड पावर्स। रेज्ड पावर्स ऑफ रिजिडिटी एंड डेंसिटी। तो डायमेंशनली इसको हम डिराइव करेंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू के। अब इलास्टिसिटी हम जो पढ़ के आते हैं उसका मतलब होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन जो है डायमेंशन कांस्टेंट है, स्ट्रेस मींस फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया की जब डायमेंशन हम रखते हैं तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ कि जो निट्टा जो फैक्टर है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ml-1 t-2 पावर a। सिमिलरली डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml-3 रेज्ड पावर b। तो यहां से कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू के, इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं। m की पावर a अपने पास है, प्लस में b पावर अपने पास है, l की पावर माइनस में a -3b हमारे पास है और t की पावर -2a। तो हम लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग वी हैव, तो रिजल्ट कितना बनेगा हमारे पास, तो देखिए a प्लस जो b फैक्टर है वो हो गया 0 के इक्वल। नेक्स्ट -a -3b जो फैक्टर है वो हमारे पास आ गया 1 के इक्वल और -2a जो फैक्टर है वो -1। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ कि माइनस से माइनस हमने कट कर दिया, a की वैल्यू अपने पास आ गई 1/2। और यदि a 1/2 है तो इस वे को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं b की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए, या फिर सिंपल इधर। तो मैं सेकंड इसके अंदर इसको आंसर पुट करता हूँ ताकि इजीली हम इसकी वैल्यू एस्टिमेट करें। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि a प्लस b हमारे पास 0 के इक्वल था और b की वैल्यू हमने देखी 1/2 है। तो सिमिलरली a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/2। तो यूजिंग इन 1 वी हैव, एक बार से वापस आते हैं, साइन
ए 1/2 था, तो बी हमारे पास कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई थी दैट इज वेलोसिटी v इज इक्वल टू के निट्टा। हमने निट्टा की पावर ली थी a और डेंसिटी की b, तो निट्टा की a है तो दैट इज 1/2 और डेंसिटी की -1/2। तो फाइनली जो लास्ट अपना रिजल्ट रहेगा v इज इक्वल टू के निट्टा ओवर रो रूट। तो अब रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है। ठीक है, सॉलिड्स के लिए सिमिलरली यही चीज़ हम स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवलिंग लिक्विड और गैसेस के लिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लिक्विड और गैसेस के अंदर ये जो फैक्टर दो अपने पास बल्क मॉडुलस आता है और डेंसिटी, तो सिमिलर एज इट इज हम इसको प्रोसीड करेंगे। और ये भी एज इट इज, क्योंकि बल्क मॉडुलस की जो डायमेंशंस होती हैं वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डायमेंशंस सेम एज इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिख सकते हो। तो प्रोसीड करेंगे तो वापस जो फॉर्मूला है एज इट इज जो हमने लास्ट डिराइव किया था सेम फॉर्मूला वापस से हमारे पास रिटेन होगा। तो इक्वेशन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, बल्क मॉडुलस के डायमेंशन ए ले लेते हैं और दूसरा डेंसिटी इसके डायमेंशन बी मानेंगे, इक्वेशन 1। तो जल्दी जल्दी मैं इनकी इक्वेशंस पुट कर लेता हूँ। m0l(t-1) के कांस्टेंट है, बल्क मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला ml-1 t-2 रेज्ड पावर a, डेंसिटी ml-3। तो मैं सीधा इसके अंदर वन स्टेप में इसको फिनिश करता हूँ। यहाँ से हम लिख सकते हैं m की पावर a प्लस b अपने पास होगी, l की पावर -a-3b और t की पावर -2a। तो जब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी हैव, तो जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा दैट इज a प्लस बी फैक्टर था अपने पास 0, -a-3b इज इक्वल टू 1 और -2a। तो सिमिलर रिजल्ट जैसा हम देख पा रहे हैं, a की वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ 1/2, सिमिलर यहाँ पे पुट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1/2। तो वापस से जो फॉर्मूला के ऊपर चलेंगे। ठीक है, सॉलिड्स का हमने देखा था, अभी लिक्विड और गैसेस के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसकी वेलोसिटी हम डिटरमाइन कर रहे थे। तो जो सेम रिजल्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है कि v इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट के बल्क मॉडुलस बाय में रिजिडिटी बाय में डेंसिटी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि दैट इज जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इन दो फैक्टर्स के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी हमने एस्टिमेट की है। ठीक है, तो गैसेस के अंदर और लिक्विड्स के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद न्यूटन का जो फॉर्मूला है फॉर एस्टिमेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, और उसके अंदर जो करेक्शन आती है जिसको कि हम लैपलेस करेक्शन बोलते हैं, इसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे और कैसे उस करेक्शन को किया गया था इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड के लिए फॉर्मूला दिया था, तो न्यूटन ने अजम्पशंस मानी थी, न्यूटन assumptions that speed of sound
when travel through एयर, या हम कह सकते हैं मीडियम, इट रिजल्ट्स इन आइसोथर्मल चेंज। तो उन्होंने माना था कि ये एक आइसोथर्मल चेंज है, ठीक है ना। आइसोथर्मल चेंज है, इसका मतलब अपने पास हम लिख सकते हैं दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन ने बताया कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं तो एक आइसोथर्मल चेंज को इन्वॉल्व करता है। यदि प्रेशर मान लीजिए कि स्लाइट इंक्रीज हुआ है तो सेम टाइम पे जो उसके वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो स्लाइट हम कहते हैं भाई डेल्टा पी अमाउंट से इंक्रीज डिक्रीज जो होता है, सेम डेल्टा वी से वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। तो मान लीजिए कंप्रेशन रीजन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड, तो कंप्रेशन रीजन के अंदर यदि हम कहते हैं भाई पार्टिकल्स क्लोजर आए तो इसका मीनिंग टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज होगा स्लाइट, ठीक है। अब दूसरी तरफ जैसे रेयरफेक्शन आएगा तो उस रीजन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब इनका क्या मानना था कि ये जो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज दोनों केसेस के अंदर जो स्मॉल अमाउंट से होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि जब कंप्रेस करते हैं तो जो भी मतलब आइसोथर्मल चेंज है तो इसका मतलब एक प्रकार से कंडक्टिंग वॉल्स हैं, वो अपनी एनर्जी को सराउंडिंग में दे देता है। तो अभी ओवरऑल जब हम देखते हैं कि भाई रेयरफेक्शन के अंदर स्लाइट अमाउंट से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वो उस एनर्जी को गेन कर लेता है वहां से। तो इसीलिए इन्होंने इसको आइसोथर्मल चेंज मान के इसकी स्पीड की वैल्यू एस्टिमेट करने का काम किया था। तो फॉर्मूला के अंदर हम लिख सकते हैं कि एज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज गिवन बाय, तो अभी हमने दो फॉर्मूला पढ़े थे, जैसे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव अपने पास कंप्रेसिबिलिटी के अंदर पढ़ा और हमने इसको रिजिडिटी के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई स्पीड हमें मिलती है v इज इक्वल टू रूट के बाई रो। के यहाँ पे क्या है, दैट इज बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि भाई ठीक है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम में जो भी सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो सिंपल हम जो आइडियल गैस इक्वेशन है या एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई बॉयल्स लॉ, पीवी की वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर आइसोथर्मल चेंज है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। तो मैं इस इक्वेशन को कर रहा हूं डिफरेंशिएट, बोथ साइड वी हैव, तो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज पी डेल्टा वी, डेल्टा वी से डिनोट कर सकते हैं या डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं वैल्यू एस्टिमेट कर लेता हूं कि पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी एंड पी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी बाय डीवी। तो फाइनली हम इसमें आगे चलते हैं। हमने देखा, अभी हमने फॉर्मूला बनाया कि P इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाय डी वी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर जो होगा दैट इज माइनस डी पी ओवर डी वी बाय वी, ठीक है। मैं इस फैक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब P इज इक्वल टू माइनस जो डीपी जो फैक्टर है एज इट इज हम रख सकते हैं अपॉन में डी वी बाई वी, इसको मैं एक प्रकार से कह सकता हूं कि दैट इज वॉल्यूमेट्रिक
या इसको डायरेक्टली हम दिखा सकते हैं dv बाई वी। तो ये जो फैक्टर होता है हमारे पास, ये किसके इक्विवेलेंट है? बल्क मॉडुलस। इसी को हम क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस, कैपिटल के। तो यहां से हमने देखा कि P इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, या मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू के। तो प्रेशर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? दैट इज बल्क मॉडुलस के इक्विवेलेंट है। अब हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव की वैल्यू जो थी एज, वहां पे हम फॉर्मूला पढ़ के आते हैं जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में, क्यों के बाय नीटा थी। सो फाइनल रिजल्ट के अंदर हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगी वो P ओवर रो फैक्टर के इक्वल है। अब इस फॉर्मूला के थ्रू यदि हम इसके अंदर वेलोसिटी हमारे पास आई एज वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, तो जो वैल्यू हमारे पास आई दैट इज v इज इक्वल टू रूट पी बाई रो। यदि ये सभी फैक्टर्स की हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो नियरली यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जैसे प्रेशर हम मरकरी कॉलम एच रो जी यूटिलाइज करते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है साउंड की, वो अप्रोक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड्स के इक्वल है। ठीक है, लगभग 280 मीटर पर सेकंड। बट हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है ऑलमोस्ट 330 या 340 के अराउंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के ऊपर पाई जाती है। तब लैप्लेस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके अंदर करेक्शन बताया कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया उसके अंदर उन्होंने माना था कि आइसोथर्मल चेंज है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन है। तो लैप्लेस की जो करेक्शन हम पढ़ते हैं उसमें यही हमें बताया जाता है। लैप्लेस करेक्शन के अंदर बताया गया कि द चेंज इन मीडियम इज एडियाबैटिक इन नेचर, कि ये जो बदलाव है मीडियम के अंदर ये किस नेचर के अंदर है? एडियाबैटिक नेचर के अंदर है। तो एडियाबैटिक नेचर का इसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए कि भाई एयर, बेसिकली एयर क्या है अपने पास? इंसुलेटर है। ठीक है, हेंस नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अक्कर्स। अब जो भी टेम्परेचर जो चेंज हुआ ड्यूरिंग कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, क्योंकि कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर स्लाइट इंक्रीज होगा और जब रेयर फ्रैक्शन होगा तो टेम्परेचर स्लाइट डिक्रीज होगा। ठीक है, देर इज नो टाइम टू ट्रांसफर द हीट। क्योंकि जो प्रोसेस है वो रैपिड है, इसका मतलब यहाँ पे जो चेंजमेंट है वो एडियाबैटिक नेचर का है, और एडियाबैटिक नेचर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी वी जो गामा रहेगा अपने पास इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फर्दर जब इस फैक्टर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो जो रिजल्ट है कि ऑन डिफ्रेंशिएटिंग तो जब इस फैक्टर को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं
दैट इज पी, इसमें हम v की पावर गामा का डिफ्रेंसिएशन करें तो गामा v की पावर गामा -1 dv प्लस v की पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम p की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ p गामा v की पावर गामा -1 dv इज इक्वल टू v की पावर गामा dp। तो सेम प्रेशर की वैल्यू यदि मैं एस्टिमेट करता हूँ dp, नेगेटिव साइन यहाँ पे हमने लगा लिया, बाय में गामा -1 dv। तो v की पावर जो गामा है इसको हम कट कर सकते हैं और फर्दर मैं इसमें लिख सकता हूं कि जो रिजल्ट मेरे पास बन रहा है दैट इज p इज इक्वल टू माइनस dp बाय v की पावर -1 गामा dv। तो यहां से जो प्रेशर हमारे पास है दैट इज ये वापस से बल्क मॉडुलस अपने पास बन जाता है। इस फैक्टर को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दैट इज बल्क मॉडुलस। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई गामा p इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो हमने लिखा कि भाई k जो फैक्टर है वो गामा p के इक्वल आ गया, एज जो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव थी वो हमारे पास थी k बाई रो। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू यहाँ पे हम रख सकते हैं कि गामा p बाय रो। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है कि v रूट गामा इनटू जो वेलोसिटी थी न्यूटन फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, कि ये जो वेलोसिटी थी वो सेम न्यूटन फॉर्मूला में भी फैक्टर आया था। अभी इस रिजल्ट की वैल्यू यदि हम रखें टू 280, तो यहाँ से जब हम साउंड की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि गामा की जो वैल्यू होती है वो 1.41 है, ये रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा अपने पास 1.41 है और एस्टिमेट यदि हम यहाँ से करते हैं तो वेलोसिटी नियरली 330 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो ये सिमिलर वैल्यू है जो स्पीड ऑफ साउंड हम पढ़ के आते हैं। तो लैपलेस ने जो करेक्शन की न्यूटन्स फॉर्मूला के अंदर, वो कैसे करेक्शन की, बाई कीपिंग इट एज एडियाबैटिक चेंज। ठीक है, कि उनका मानना था कि ये एक एडियाबैटिक चेंज है, बट न्यूटन उसको रॉन्गली कंसिडर कर रहा था, वो उसको क्या मान के कर रहा था, आइसोथर्मल चेंज। तो ये स्पीड ऑफ साउंड में करेक्शन थी। नेक्स्ट इसके बाद कुछ फैक्टर्स की हम बात करेंगे जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं एयर के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर जैसे हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी के अंदर वेलोसिटी, जैसे हम पीछे भी रिजल्ट में अभी देख के आए हैं कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/ρ। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ रो डेंसिटी। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये मेन पॉइंट अपने पास। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें हमने छोटा सा काम यहाँ पे करना होता है कि कीपिंग टेम्परेचर एंड डेंसिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की बात की जाती है। तो ह्यूमिडिटी के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं डेंसिटी में बदलाव आता है, ठीक है, तो डेंसिटी के अंदर जो मॉइस्ट एयर होती है उसकी डेंसिटी लो रहेगी, ठीक है, ड्राई एयर के कंपैरिजन के अंदर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इसीलिए जो साउंड है वो ट्रेवल करता है फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर। उसके बाद जो दो फैक्टर्स अपने पास हैं, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को बोल दो या फिर इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इन फैक्टर्स से स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट है। अब जो मेजर जो पार्ट अपने पास आते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड, तो आपने इस फैक्टर को ध्यान रखना है। ठीक है, और सेकंड अपने पास टेम्परेचर की वेरिएशन। बाकी ये दो इंपॉर्टेंट है अपने पास, और एक आप इसको भी याद रख सकते हो कि साउंड ट्रेवल करता है फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर।
तो ये अपने इफेक्ट्स थे साउंड के ऊपर, एयर के अंदर जब ट्रांसमिट होगा तो इन फैक्टर्स से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो अफेक्टेड होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास रहेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम वेव्स, जो स्टेशनरी वेव्स वगैरह है उनके बारे में, और जो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट वगैरह है उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, इसका मतलब कोई भी एक ऐसी वेव जो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट के ऊपर जाए और एनर्जी को ट्रांसफर करने काम जहाँ पे हो उसको हम बोल देते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो बेसिकली हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं प्रोग्रेसिव वेव का मीनिंग क्या होगा। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है, दैट इज ए वेव travels from one point to another point। टू ट्रांसफर एनर्जी की जो मूवमेंट है वो किसकी होनी है, दैट इज एनर्जी की मूवमेंट। अब सिंपल इसी को हम प्लेन जो प्रोग्रेसिव जो वेव है इसको हम हार्मोनिक वेव भी बोल देते हैं। तो हार्मोनिक वेव इसी को बोलते हैं क्योंकि ये साइन कोसाइन फंक्शंस के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, प्लेन हार्मोनिक वेव। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि प्लेन हार्मोनिक वेव का मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग यही है कि द वेव मोशन represented by sine or cosine wave when traveling from one point to another point। ये किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाती है तो वेव जो साइन कोसाइन फंक्शन की मदद से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लेन हार्मोनिक वेव। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक साइन वेव कंसीडर कर ली और हमें एक डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकालना है प्रोग्रेसिव वेव के लिए, तो बेसिकली जो वेव है ट्रेवल कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस और वेरिएशन है अलोंग वाई एक्सिस। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी भी टाइम जीरो इंटरवल के ऊपर एट टी इज इक्वल टू जीरो, जो पोजीशन वाई एक्स जो जीरो कोऑर्डिनेट के ऊपर एक्स टी जो फंक्शन में मान के लिख रहा हूं, तो दैट इज मैं लिख सकता हूं वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। ये इसकी इनिशियल ओरिजिन के ऊपर हमने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लिया। अब मैं कोई भी पॉइंट पी के ऊपर मान के चलता हूं जो वेव ट्रेवल कर रही है वेलोसिटी के साथ अलोंग एक्स एक्सिस, तो जब पोजीशन पी पॉइंट के ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो दैट इज मैं लिख सकता हूँ कि y जब फंक्शन होगा x टाइम t इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। क्योंकि मैंने डिस्टेंस को जो वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया अपने पास, टाइम, और टाइम में से टाइम को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इससे इसकी पोजीशन हमें पता लग जाएगी। अब हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो जैसे इक्वेशन अपनी थी कि y इक्वल टू एक्स टी, हमारे पास इक्वेशन है r साइन ओमेगा टी माइनस एक्स ओवर वी। तो जो ओमेगा फैक्टर आउटसाइड है हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद लिख सकते हैं कि किसी भी टाइम टी के ऊपर ये इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय वी। फर्दर ओमेगा जो फैक्टर होता है हमने पढ़ा होता है कि वो किसका मल्टीपल है, दैट इज 2 पाई मल्टीपल लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको फर्दर इसको खोल रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं।
दैट इज वाई एक्स टी इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी फैक्टर एज इट इज अपने पास नेगेटिव साइन के साथ। मैं इसको लिख सकता हूं कि 2 पाई न्यू बाई वेलोसिटी मल्टीपल एक्स। अब जो रिलेशन हम पढ़ के आते हैं कि एज जो रिलेशन होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीपल वेवलेंथ। तो अभी हमने क्या निकालना है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय में वेलोसिटी। यदि हम इस रिलेशन में से निकालेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दैट इज 1/λ जो फैक्टर है वो हमारे किसके इक्वल हो गया, फ्रीक्वेंसी बाय में वेलोसिटी। तो ये फैक्टर हम यहाँ पे यूज करेंगे इसकी जगह पे। तो जो फाइनल रिलेशन अपना बनेगा उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कि वाई एक्स टी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी नेगेटिव वैल्यू के साथ 2 पाई/λ इंटू एक्स। और इसको हम फाइनली इक्वेशन को लिख सकते हैं कि वाई एक्स टी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये अपना फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पे जो के फैक्टर होता है वह के इज इक्वल टू 2 पाई/λ। ठीक है, हमारे पास के जो फैक्टर है इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई/λ। तो ये एक जनरल इक्वेशन अपने पास बन गई कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव किसी भी टाइम पीरियड टी के ऊपर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, या इसको फर्दर एक्सपेंड हम इसको टाइम पीरियड के अंदर देखें तो वापस से हम इस पर लिख सकते हैं ऑल्सो। इसी इक्वेशन के अंदर हम बना सकते हैं कि वाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू आर साइन एज इट इज। और मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा फैक्टर को दैट इज 2 पाई/टी इंटू स्मॉल टी माइनस जो 2 पाई/λ इंटू एक्स। तो यदि हम इसको ऐसे भी करके रख सकते हैं क्योंकि जब वैल्यूज अपने को इक्वेशन जब मिलेगी तो कंपेयर करके हमने वेवलेंथ टाइम पीरियड जो फेज ये सब चीज़ें निकालनी होती हैं। अब इसमें फेज या फेज डिफरेंस ये एक टर्म अपने पास आती है। तो फेज जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई नोट से आई से। तो फेज बेसिकली एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो कि अपने को क्या बताती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए वेव एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर अपने को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन करता है, फेज। फेज डिफरेंस फेज ये सेम चीजें हमें उसके पार्टिकल की या वेव के अंदर पार्टिकल जो मोशन है हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिलती है, फेज से। टाइम के ऊपर जो इनिशियल फेज है या नहीं है तो हम इक्वेशन के थ्रू इसकी वैल्यू को बना सकते हैं कि जैसे जो फेज अपने पास होगा मैं उसको लिख सकता हूं दैट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नोट। तो ये जो फाई नोट है अपने पास ये क्या बोला जाएगा, दैट इज इनिशियल फेज। इसको हम लिख सकते हैं ये क्या है अपने पास, इनिशियल फेज। ठीक है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना ली है। अब इससे हम वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव और एक्सेलरेशन ऑफ द वेव हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें एस्टिमेट करनी है फिलहाल वेलोसिटी। हमें दोनों चीजें बनानी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेव। तो देखिए इसके अंदर जैसे अभी हम क्या पढ़ के आए यहां पे कि एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज गिवन बाय, अभी जो फाइनल रिलेशन हमने पढ़ा
इज गिवन बाय, तो रिलेशन अपने पास था y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फैक्टर है। ये डिस्प्लेसमेंट है, हमें चाहिए वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एज, जो वेलोसिटी होगी हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई में डी टी। तो इसका मीनिंग दैट इज डी बाई डी टी हमने एस्टिमेट करना है, वाई की वैल्यू जो एज इट इज है हम पुट कर रहे हैं आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स फैक्टर के साथ। तो यहाँ पे जब एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर फैक्टर कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दैट इज कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू, अभी हमने ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करना है अंदर, तो ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दैट इज ओमेगा, के एक्स फैक्टर कांस्टेंट है। तो यहां से हम मैं वेलोसिटी की इक्वेशन लिख सकता हूं कि मेरे पास इक्वेशन आ गई है आर ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये फैक्टर हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी ऑफ वेव हमें इस फैक्टर से मिल रही है। सेम हमने यहां से एक्सेलरेशन बनाना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऑल्सो अभी मैं एस्टिमेट करता हूं यहां पे, ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ द वेव इज, तो हम पढ़ के आते हैं कि भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? दैट इज ए इज इक्वल टू डी वी बाई में डी टी। तो जो इक्वेशन अभी हमने ऊपर देखी डी वी बाई डी टी, इसको हम फर्दर यहां पे क्या कर लेंगे? आर ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस फैक्टर को हम वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपने पास वैल्यू निकल के आएगी किसकी? एक्सेलरेशन ऑफ द वेव। तो हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं आगे, तो दैट इज मैं लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल टू आर ओमेगा फैक्टर अपने पास कांस्टेंट, कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फर्दर ओमेगा टी का करेंगे यहाँ पे तो दैट इज ओमेगा। तो मैं लिख सकता हूं, नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द वेव किसके इक्विवेलेंट आ गया? दैट इज ओमेगा स्क्वेयर आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये अपनी एक्सेलरेशन ऑफ द वेव की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। या इसको हम फर्दर इनिशियल फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो मैं इस पे लिख सकता हूं ऑल्सो, जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई, क्योंकि पीछे जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग इक्वेशन अपनी थी वो वाई किसके इक्वल था? डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम टी के ऊपर, दैट इज आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां से हम एक्सेलरेशन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमने किसी भी प्रोग्रेसिव वेव के लिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के रिलेशन हमने यहां पे बनाए। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, तो अपने पास आता है जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बेसिक अपने पास आता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हम पढ़ते हैं तो यहां पे हम तीन चीजें इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले सुपरपोजिशन के अंदर जो रिजल्टेंट वेव के बारे में हम बात करेंगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो फैक्टर सुपरपोजिशन के अंदर, तो सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है कि जब भी दो वेव एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करेंगी, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या रहेगा? वेक्टर सम, ठीक, हम उसके अंदर कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, when two or more waves interfere, that then the resultant amplitude of the wave
इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। इसका मीनिंग क्या बना? दैट इज यहां से हम लिख सकते हैं कि दैट इज जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो अपना क्या रहेगा? दैट इज y1 प्लस y2। ठीक है, ये हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट से पता लगता है। अब इसमें बेसिक अपने पास तीन चीजें आती हैं, एक इंटरफेरेंस फिनोमेना, एक अपने पास स्टेशनरी वेव जो इंटरफेरेंस ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव, और एक अपने पास बीट्स की फॉर्मेशन। ठीक है, तो इंटरफेरेंस, तो ये तीन चीजें हमारे पास बनती है कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव, एक हम लिख सकते हैं इसके अंदर स्टेशनरी वेव, और एक हम कह सकते हैं बीट्स। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब होता है कि जब दो वेव्स जो सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम वेलोसिटी, सेम एम्पलीट्यूड वगैरह, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी सेम, यदि वो सुपर इम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस कहलाएगा वो। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई वेव, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक वेव ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रही है। ठीक है, सेकंड दूसरी जो वेव है हम मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड इस प्रकार से वेरी कर रहा है। अब हमें इसकी फाइनल वेव यहाँ पे खींचनी पड़ेगी, तो ये क्या रहेगी? दैट इज फाइनली, क्योंकि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही थी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये अपना रिजल्टेंट y, ये y1, इसको मैं y2 नाम दे देता हूँ। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2। ठीक है, यदि वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो फिर वो स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड बराबर हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, और लेकिन डायरेक्शन क्या हो? रिवर्स। तो किसकी फॉर्मेशन होगी? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई वेव, मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूं कि ये एम्पलीट्यूड इस प्रकार से जाए, एक वेव ऐसे प्रोसीड कर रही हो, सेकंड वेव इस प्रकार से प्रोसीड कर रही हो। ठीक है, तो ये हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? दैट इज 0। तो मैंने इस कलर से यहाँ पे इसको दिखा दिया है, थोड़ा आप रख लिया है। इसका मतलब जितना एम्पलीट्यूड ऊपर था उतना ही एम्पलीट्यूड नीचे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दैट इज y1 माइनस y2, क्योंकि ये पोर्शन इस पोर्शन को कट करेगा और ये फॉर्मेशन करता है किसकी? स्टेशनरी वेव की। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जब बीट्स की बात की जाती है तो बीट्स को आप समझ सकते हो म्यूजिक का वेरिएशन। अब वेरिएशन के लिए हमें क्या करना है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को हम यूटिलाइज करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को अप डाउन कर दें, भले सक वेव सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेगी, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बीट्स वहां पे हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे ही हम आगे चल रहे हैं आगे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अपने पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स आता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को हम दोनों सरफेसेस के लिए पढ़ेंगे, प्लेन सरफेस के लिए भी, दूसरा हम कर्व सरफेस के लिए भी पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी एक जनरल एग्जांपल, मैंने ये कोई हार्ड सरफेस यहाँ पे ले लिया है और मैं कोई भी दो ट्यूब्स वगैरह ले लेता हूँ, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब यहाँ पे इस प्रकार से रख लिया है। हमने ये सिलेंड्रिकल ट्यूब ले लिया एक अपने पास, और मैं इसको क्लोजर रख देता हूँ हार्ड सरफेस के साथ में। इसका डायग्राम अभी बना लेते हैं यहाँ पे, और मैंने इसको क्लोजर पुट कर दिया है। एक वेव मैंने यहां से जनरेट की, सेकंड सेम जो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव, डायग्राम मैं यहां पे फॉर्म कर रहा हूं।
जैसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ लेते हैं, मान लीजिए मैंने कोई भी एक क्लॉक यहाँ पे रख ली है, हमने यहाँ पे कोई क्लॉक ले ली है, तो क्लॉक का जो भी साउंड है, टिक टिक जो भी साउंड है, उसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, हम उसको सुन रहे हैं दूसरे एंड से। ये हमने कोई सिलेंड्रिकल हमने ट्यूब ले ली, ठीक है, यूनिट डायमीटर की, और यहां से जो इंसिडेंट वेव थी वो जाके हार्ड सरफेस के ऊपर टकराती है, तो ये अपने पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, ये वेव जाके हम उसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सुन रहे हैं। तो सरफेस हार्ड था, तो यहाँ पे प्लेन सरफेस के ऊपर हमेशा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव इस प्रकार से वेरी करेंगी। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए तो यहाँ पे जो बेसिक बात हमने समझनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने पास सेम, हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कर्व्ड सरफेसेस के लिए मैं डायग्राम एक प्लॉट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई कर्व्ड सरफेस लिया, दूसरी तरफ जो कर्व्ड सरफेस है, और हम यहाँ से कोई भी क्लॉक वगैरह, जैसे मैंने यहाँ पे कोई क्लॉक रखी है जो कि साउंड वेव्स बना रही है अपने पास, तो हम मान लेते हैं ये वेव्स इस प्रकार से इंसिडेंट हुई। अब जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव्स ट्रेवल करती हुई जा रही हैं सेम इस प्रकार से यहां पे। नेक्स्ट यहां पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए ये जो वेव थी अपने पास, और हम यहाँ पे कोई भी फ्लैनल टाइप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यदि हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक फ्लैनल टाइप इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हमने यूटिलाइज कर लिया, और जो भी साउंड यहाँ पे क्लॉक के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उसको हम दूसरी तरफ ऑब्जर्व करेंगे, तो हम देखते हैं कि इंटेंसिटी के अंदर कोई बदलाव आता है नहीं आता। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। ये कोई भी फ्लैनल हमने ले ली है, क्लोजर टू ईयर हमने रख लिया, और ये अपनी क्लॉक हो गई। तो इंसिडेंट वेव्स सेम इस प्रकार से ट्रैवल करती हुई जा रही हैं, और ये अपने पास रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं जो कर्व्ड सरफेस है उसके द्वारा रिफ्लेक्ट की गई हैं। तो इनकी वेरिएशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेव्स आएंगी इंसिडेंट वेव्स, जो प्लेन वेव फ्रंट एक प्रकार से यहाँ से डाइवर्जिंग थी, डाइवर्ज होने के बाद दूसरी तरफ जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से जो अपोजिटली फेस्ड कर्व्ड सरफेस है वहाँ पे गिरती हैं, गिरने के बाद में ये वापस से क्या हो जाती हैं, वेव्स कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेव्स कन्वर्ज होके हम साउंड को इजीली सेम इंटेंसिटी के साथ में सुन सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेसेस जनरली जो अपने म्यूजिक कंसर्ट हॉल होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो कर्व्ड इसीलिए रखी जाती हैं ताकि जो साउंड हो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो भी ऑडियंस वहाँ पे बैठी हुई है उन सभी को सेम इंटेंसिटी के साथ में साउंड सुनाई दे, ताकि वहाँ पे दिक्कत नहीं आए। तो ये भी एक क्वेश्चन इसके अंदर छोटा सा आता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव एट रिजिड बाउंड्री, और या फिर हम क्लोज्ड एंड के लिए चलते हैं। तो देखिए इसके अंदर जैसे ये इंसिडेंट वेव थी, तो ये कंप्रेशन यहाँ पे, ये बेसिक अपने पास इंसिडेंट साउंड था और रिफ्लेक्टेड साउंड है। तो इस केस के अंदर यदि एंड अपना क्लोज्ड है, ठीक है, तो कंप्रेशन जो यहाँ पे हुआ साउंड वेव्स का वो ट्रेवल करेंगी। तो हम लिख सकते हैं कि इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इंटेंसिटी रिमेन्स द सेम। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम। सेकंड फैक्टर, यदि ओपन एंडेड ट्यूब हो अपने पास तो हम उसमें देखेंगे जो इंसिडेंट जो साउंड था
वो जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी जितनी थी वो एज इट इज है, और लेकिन जो रिफ्लेक्टेड साउंड अपने पास आएगा उसकी इंटेंसिटी अपनी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट हम इसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मैंने आपको अभी बता दिया कि सुपरपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद अपने पास जो स्टेशनरी वेव्स आती हैं, स्टेशनरी वेव्स के अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया था कि भाई स्टेशनरी वेव जो बनती है उसके लिए स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन कैसे थी, तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेशनरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने सिंपल मैं एक डायग्राम यहाँ पे ले रहा हूँ और ये हमने वेव बना दी है, तो इसमें समझ सकते हैं कि जो वेरिएशन है दोनों की क्या मिलेगी, पहले तो अपोजिट मिलेगी, जो बेसिक पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं। सेकंड, ये जो पॉइंट यहाँ पे अपने पास आए, इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट है इनको हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, मैं इनकी एन लिख लेता हूं। सेकेंडली, ये जो पॉइंट टॉप के ऊपर है इनको हम बोलेंगे एंटी नोड। ठीक है, यहाँ पे भी एंटी नोड है, सेम ऐसे ही करके ये दूसरी तरफ भी एंटी नोड। तो ये वेवलेंथ जो लैम्डा अपने पास थी, इसके अंदर हम देखें कि यदि दो नोड्स के बीच की दूरी या दो नोड्स एंटी नोड्स के बीच की दूरी, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल है, दैट इज लैम्डा बाई 2। ठीक है, या फिर एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की दूरी को हम कह सकते हो किसके बराबर है, लैम्डा बाई 4। इन फैक्टर को समझना है। नोड का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो उसकी वैल्यू क्या हो, 0। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एंटी नोड। तो स्टेशनरी वेव जो बनती है उसके अंदर कंडीशन क्या बताई गई थी कि दो वेव्स, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम एम्पलीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। यदि वो ट्रेवल करेंगी तो फॉर्मेशन होगी स्टेशनरी वेव्स की। अब नोड एंटी नोड पॉइंट्स मैंने बताए, तो सिंपल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे हम समझ सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे मीडियम के अंदर वो एग्जीक्यूट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एट नोड्स। ठीक है, सेकेंडली हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 2, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी क्लियरली विजिबल है, क्योंकि एक नोड और दो नोड्स के बीच में, जैसे यहाँ पे हम देखें ये जो डिस्टेंस है दोनों नोड्स के बीच में, ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा बाई 2। और सेम टाइम के ऊपर यदि हम एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज लैम्डा बाई 4। तो ये पॉइंट अपने पास है। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स वो डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट्स, जैसा कि डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, कि एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन है, नोड के ऊपर वैल्यू 0 है, नोड से एंटी नोड की तरफ जाते हैं इंक्रीज होता है, मैक्सिमम एट एंटी नोड्स है, उसके बाद फर्दर डिक्रीज, तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो फेज होती है अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट फेज होगी पार्टिकल्स की तभी फॉर्मेशन होगी स्टेशनरी वेव्स की, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि फिर वहां पे यदि अपोजिट डायरेक्शन नहीं रखी जाएगी तो फिर इंटरफेरेंस या फिर हम कह सकते हैं कि बीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द मीडियम, क्योंकि जब वेव स्टेशनरी हो गई है तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इस वेव की वो कितनी हो जाएगी, 0 के इक्विवेलेंट। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ट्वाइस की साइकिल के दौरान जो एक कंप्लीट साइकिल फॉर्मेशन होती है स्टेशनरी वेव की, उसके अंदर जो एनर्जी है इस साइकिल के अंदर वो कंप्लीटली डबल, 2 बार वो काइनेटिक की फॉर्म में होती है या फिर 2 बार हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सेम वेवलेंथ और टाइम पीरियड एज द टू कंपोनेंट्स ऑफ वेव, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, जो अप एंड डाउन वेरिएशन है, यदि वो लैग करेगा या फिर वो लीड कर रहा है तो इसका हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो ये पॉइंट्स थे जो आपने यहाँ पे रीड करने हैं इसमें। इसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हमने 2 प्रकार की वेव्स देखी, एक प्रोग्रेसिव और एक अपने पास स्टेशनरी। स्टेशनरी वेव को हम सिंपल हम बोल भी देते हैं कि ये क्या होती है, एक प्रकार की स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पॉइंट को समझने का काम करते हैं। जैसे प्रोग्रेसिव वेव में बताया गया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर वेरिएशन है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि डिस्टर्बेंस ट्रेवल फॉरवर्ड विद डेफिनेट वेलोसिटी, किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर
एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जो डिस्टरबेंस है वो ट्रेवल करेगी। दूसरी तरफ जो स्टेशनरी वेव है इसके अंदर जो डिस्टरबेंस जो भी है रीजन के अंदर वो कन्फाइंड है जहाँ पे वो जो भी प्रोड्यूस वेव हुई है। इसका मतलब जो स्टेशनरी वेव होती है उसमें हम देखेंगे कि दो वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू हमें क्या मिलती है, जीरो, तो वहीं पे कन्फाइंड होगी। ठीक है, जैसे अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं, स्टेशनरी वेव को बनाने के लिए आपने क्या करना है, मान लो एक हमने रिजिड सपोर्ट ले ली, हमने कोई भी रस्सी हमने बांधी, हम उसको एकदम से झटकते हैं बहुत ही तेजी से, तो हम देखेंगे एक वेव बनती हुई जाती है दूसरी तरफ, और वो जब टकरा के दूसरे एंड से वो वापस आती है तो हम देखते हैं एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब जो गोइंग एम्पलीट्यूड था और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमने रस्सी देखी वो एकदम से सीधी हो जाएगी स्ट्रेट। ठीक है, आपने उसको टाइट रखना है रस्सी को और तेजी से झटकना है, तो आप स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन 2-4 बार प्रैक्टिस से परफेक्टली कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है कि ईच पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम अबाउट मीन पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है, विद सेम एम्पलीट्यूड। प्रोग्रेसिव वेव के अंदर हर पार्टिकल जो भी मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, विद सेम एम्पलीट्यूड। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि भाई नोड्स के ऊपर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, और एंटी नोड्स के ऊपर मैक्सिमम होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट एट नोड्स जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेंगे विद वेरिंग एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आती है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है कि कंटिन्यूअस चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल, यहाँ पे फेज के अंदर बदलाव होता रहता है। दूसरी तरफ हम देखें कि भाई स्टेशनरी वेव के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, दो सक्सेसिव नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज बट रिवर्सेस फॉर पार्टिकल बिटवीन नेक्स्ट पेयर ऑफ नोड्स। इसका मतलब है कि नोड्स के ऊपर सेम फेज, वहां पे एम्पलीट्यूड 0, उसके बाद हम देखें जो वेरिएशन है अप एंड डाउन है तो वो अपोजिट है, इसीलिए स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन होती है। आगे हम देखें नो पार्टिकल ऑफ मीडियम एट परमानेंट रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई प्रोग्रेसिव वेव जो कंटिन्यूसली वेरी करती रहती है उसके अंदर परमानेंट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नोड्स के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो किसके अंदर रहेंगे, रेस्ट के ऊपर, क्योंकि नोड के ऊपर वेरिएशन 0 है। उस नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी अक्रॉस एवरी प्लेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो एनर्जी प्रोग्रेसिव वेव में जैसे जैसे वेव बढ़ रही है अपनी एनर्जी को फर्दर डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, तो स्टेशनरी वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 और इंटेंसिटी हम निकालते हैं वेव के तो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो एनर्जी भी 0। इसीलिए ऑल पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी इन प्रोग्रेसिव वेव, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि वेलोसिटी वेरी करेगी 0 से मैक्सिमम की तरफ में स्टैंडिंग वेव के लिए। ठीक है, 0 कहाँ पे मिलेगी, नोड्स के ऊपर, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे मिलेगी हमें, एंटी नोड्स के ऊपर। तो सिमिलर नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं आगे। स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग एट किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जिसके एंड्स को हम फिक्स करते हैं तो स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया कि एक यूनिफॉर्म वायर जिसकी लेंथ L थी, हमने उसको स्ट्रेच कर दिया किसी टेंशन फोर्स T के साथ में, ठीक है, और वेव जो पल्स यहाँ पे जनरेट हो रही है लेफ्ट से राइट की तरफ जो जा रही है उसको हम दिखा सकते हैं कि y1 जो जनरल इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट की, हमने इसको रिप्रेजेंट किया y1 इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस kx। अब डायरेक्शन स्टैंडिंग वेव के अंदर रिवर्स करनी है, तो हमने यहाँ पे जो फेज एंगल था हमने उसको रिवर्स कर दिया पाई से, 180 डिग्री से रिवर्स। तो रिवर्स किया तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया फेज के लिए, क्योंकि फेज मैंने बताया था कि वो क्वांटिटी होती है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने का काम करती है। तो मैंने इसमें लिखा y2 इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई, फैक्टर नेगेटिव बन के बाहर हमने इसको रख लिया है। उसके बाद सुपरपोजिशन के थ्रू हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। मैंने दोनों इक्वेशंस y1 y2 की वैल्यूज को ऐड किया और हमने यूटिलाइज किया यहाँ पे जो फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी किसकी इक्वल है, दैट इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। जब हम ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो रिजल्ट अपने पास बन के आता है वो वैल्यू आती है y इक्वल टू -2r cos ओमेगा टी साइन के एक्स फैक्टर। अब ये जो वैल्यू अपने पास है -2r साइन के एक्स ओमेगा टी, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड देन एंड जो x है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और x इक्वल टू L मस्ट बी नोड्स। तो दूसरे एंड के ऊपर हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं वेव के अंदर के एक्स फैक्टर को हम L फैक्टर से चेंज कर लेते हैं।
तो मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू -2r cos ओमेगा टी साइन KL। अब नोड के ऊपर साइन KL जो फैक्टर है इसको हम रखेंगे 0। साइन KL फैक्टर 0 का मतलब है वैल्यू 0 साइन की कहाँ पे रहेगी, तो हम लिख सकते हैं साइन एन पाई के ऊपर वैल्यू क्या होती है 0। मैंने साइन एन पाई 0 की जगह पे रखा, साइन से साइन हम इसको कट करके हम लिख सकते हैं कि KL जो फैक्टर अपने पास है वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज एन पाई के इक्वल। तो यहां से k की जो फैक्टर की वैल्यू थी, ठीक है, हम इसको लिखते हैं 2 पाई और लैम्डा। तो मैंने इसको 2 पाई बाई लैम्डा लिखा, एल एन पाई, पाई से पाई कट कर दिया। जो वेवलेंथ अपने पास आएगी वो वेवलेंथ होती है दैट इज 2l बाई में n। तो ये जो वेवलेंथ है n की वैल्यू हम रख के फर्स्ट वेवलेंथ सेकंड वेवलेंथ ऐसे हम करके इसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, तो दैट इज न्यू इक्वल टू n बाई 2l रूट टी बाई एम। ये वेलोसिटी का रिलेशन हमने पीछे अभी जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर डिराइव किया था। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी n जो नंबर्स हैं उसकी वैल्यू के लिए 1 n बाई 2l रूट टी बाई एम। टी जो फैक्टर टेंशन, m जो मास पर यूनिट लेंथ है और l लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें न्यू वन की वैल्यू मुझे एस्टिमेट करनी हो तो मैं लिख सकता हूं न्यू वन कितना हो गया अपने पास 1 बाई 2l रूट टी बाई एम जो कि फर्स्ट वाइब्रेशन है। ऐसे ही करके सेकंड वाइब्रेशन की वैल्यू मुझे बनानी हो तो दैट इज 2 बाई 2l रूट टी बाई एम। सिमिलर वे में हम प्रोसीड करते जाएंगे, इसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो न्यू टू वैल्यू अपने पास 1 बाई एल रूट टी बाई एम के इक्वलेंट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट्स आते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी किसी भी स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए, वो फैक्टर्स हमने देखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, जो बेसिक फॉर्मूला अभी हमने देखा कि न्यू जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज 1 बाई 2l रूट टी बाई एम। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, जैसे हम लॉ ऑफ लेंथ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमें बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सेकेंड, लॉ ऑफ टेंशन से हम देख सकते हैं कि रूट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। नेक्स्ट फैक्टर, मास के साथ क्या रिलेशन है, तो हम उसको लॉ ऑफ मास बोलेंगे। तो मैं लिख सकता हूं न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट एम। अब मास को हम चेंज कर सकते हैं, तो मास को मैंने जैसे डायमीटर और डेंसिटी के टर्म में हम रिलेशन को ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इसको चेंज किया कि लॉ ऑफ डायमीटर में कि भाई मास जो होता है किसके इक्वल है। तो हम क्या पढ़ के आते हैं भाई, डेंसिटी जो होती है हमारे पास वो किसके इक्वल होती है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। तो मैंने क्या किया, मास की वैल्यू निकाल ली है, वॉल्यूम मल्टीपल डेंसिटी। अब इसको हम डायमीटर के लिए रख रहे हैं, तो वॉल्यूम मल्टीपल डेंसिटी मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज पाई डी स्क्वेयर बाई 4 इंटू रो, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ से जब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो मैं यहाँ से रिलेशन में कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो डायमीटर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी के इनवर्सली स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। ये स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए रिलेशंस अपने बन गए हैं, जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपने पास था। उसके बाद अपने पास आती है ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप दो प्रकार से हो सकती है, ओपन एंडेड भी और क्लोज एंडेड भी। दोनों डायग्राम्स मैंने सामने प्लॉट किए अभी। तो ऑर्गन पाइप बेसिकली हम ऑर्गन पाइप से हम क्या समझते हैं, तो ये एक प्रकार का विंड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम एयर कॉलम की मूवमेंट के द्वारा, जो भी एयर कॉलम है उसमें हम मूवमेंट करते हैं पार्टिकल्स की, ठीक है। और जो अपना एक साउंड, ठीक है, म्यूजिकल साउंड वहां से प्रोड्यूस होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वो एक ऑर्गन पाइप है, ठीक है। जनरली जो ट्रम्पेट वगैरह होते हैं ये सब ऑर्गन पाइप्स अपने पास होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गन पाइप क्या है, एक विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम म्यूजिकल साउंड्स बनाते हैं अच्छी क्वालिटी का। और उसके अंदर हम एयर कॉलम जो भी उसमें बना हुआ है उसके अंदर वाइब्रेशंस के थ्रू हम ये काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप देखी है, तो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे एक प्रकार से ये यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर जो मैंने पार्ट यहाँ पे मेंशन किया है, ये जो भी साउंड हम यहाँ से एयर ब्लो करेंगे तो ये साउंड यहाँ पे वेरिंग वाइब्रेशंस के माध्यम से
यहाँ पे बनता है। अब इसमें सिंपल जैसे आप समझ सकते हो कि भाई ओपन एंडेड है तो इसका मतलब इंसिडेंट जो साउंड जा रहा है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी और रिफ्लेक्टेड साउंड भी यहाँ पे बनता है वाइब्रेशंस के थ्रू। तो इंटेंसिटी आगे की तरफ उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ पे क्या है कि हम जो साउंड जनरेट करते हैं जो भी एयर ब्लो करने के बाद, तो वो साउंड क्लोज एंडेड ट्यूब है, तो इसका मतलब वो साउंड यहाँ से पार्ट निकलने का काम करेगा। तो एक क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन जो और एंडेड ऑर्गन पाइप्स है उनमें हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। एक के अंदर जो एयर कॉलम है वहां पे हम उसको इनसाइड कंप्लीटली क्लोज्ड है, जैसे कि अपनी बांसुरी वगैरह होती है, ठीक है, उसके अंदर ऊपर होल कर रखे हैं और बीच में उसके अंदर एक नोब टाइप के अंदर रहता है। आप उसमें जैसे एयर ब्लो करोगे तो फ्रंट से एयर एस्केप नहीं कर सकती, ऊपर से साउंड निकलेगा। तो वो वाइब्रेशंस जो वहाँ पे बन रही हैं वो एक क्लोज्ड एंडेड ऑर्गन पाइप है, बांसुरी वगैरह, ठीक है। और जो बैंड्स वगैरह के आप अंदर आप देखते हो जो ट्रम्पेट वगैरह होते हैं उनके अंदर वो आगे से ओपन एंडेड होते हैं। तो जो साउंड एयर कॉलम वहाँ पे वेरिएशन उसके अंदर हम देखते हैं, जैसे वो साउंड है वो वेरी करते हुए नोब के अंदर जो बीच में थोड़ा डाइवर्जेंस है वो एयर कॉलम वहाँ पे जनरेट करेगा, वाइब्रेशंस वहाँ पे बनती है और साउंड वहाँ पे जनरेट होता है। तो इन दोनों का जो साउंड है हम इनकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जज कर सकते हैं। डिफरेंट क्वालिटी का साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। क्वालिटी डिपेंड करती है कि इंस्ट्रूमेंट किस मटेरियल का बना है, इन सब चीज फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। अब अपने पास है कि स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन क्लोज्ड एंडेड ऑर्गन पाइप के लिए, तो सिंपल जो इक्वेशन थी मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव रिप्रेजेंट की y1 की वैल्यू, तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया कि r sin ओमेगा t प्लस के एक्स फैक्टर, कि व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्लोज्ड एंड से जब रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, बांसुरी में जो मैं बता रहा हूं, तो वहां फेज का रिवर्सल होगा, तो पाई जो फैक्टर से रिवर्स होता है, तो हमने यहाँ पे माइनस r sin ओमेगा t माइनस के एक्स, तो नेगेटिव साइन इसीलिए लिया क्योंकि वो अपोजिट फेज के लिए है। दूसरा एक्स जो डायरेक्शन थी उसकी, क्योंकि पहले जो वेव थी वो इस प्रकार से ट्रेवल करके गई है और रिफ्लेक्टेड साउंड जो वहां पे बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन से वेरी करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों वेव्स का वेक्टर समय है। इंडिविजुअल जो वेव्स हैं उनको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे जोड़ दिया और वापस से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमने यूटिलाइज किया। तो जैसा कि हम लास्टली देख रहे थे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इस फैक्टर के इक्वल आता है, ठीक है। मैंने इसकी कैलकुलेशन पीछे पार्ट पे की हुई थी। तो अब जो क्लोज्ड एंड पाइप है उसके अंदर x की वैल्यू जब 0 हम रखेंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो नोड के लिए हम बात कर रहे हैं तो साइन के एक्स फैक्टर को हमने क्या पुट कर दिया 0। तो सेम कि y जब 0 है तो दैट इज नोड की फॉर्मेशन हुई और y मैक्सिमम होगा कहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है कहाँ पे, एंटी नोड्स के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं कि साइन जो के एक्स जो फैक्टर था एल लेंथ जो स्ट्रिंग जो स्ट्रेस है मतलब लेंथ हम उस इंस्ट्रूमेंट के एल मानते हैं, तो हम इसको 1 के इक्वल मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 के इक्वल, तो साइन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, तो फैक्टर हम इसको कंपेयर करते हैं। साइन के एल इज इक्वल टू मैं रख सकता हूँ साइन 2n-1 पाई बाई 2 फैक्टर, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 2-1 दैट इज 1, साइन पाई बाई 2 वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ से मैंने के एल फैक्टर को इसके इक्विवेलेंट रख दिया और के की फैक्टर की मैंने वैल्यू रखी दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा। तो मैंने यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू एस्टिमेट की, तो वेवलेंथ हमारे लिए निकल के आती है दैट इज लैम्डा इक्वल टू 4l बाई 2n-1। तो ये हमारा वेवलेंथ का रिलेशन है जो आपने ध्यान रखना है। डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। और ये स्टेशनरी वेव थी क्लोज्ड एंडेड ऑर्गन पाइप के लिए कि जो वेवलेंथ है वो क्या रहेगी 4l बाई 2n-1 फैक्टर के इक्विवेलेंट रहेगी। क्योंकि डेरिवेशन पार्ट के ऊपर इतना स्टिक नहीं करेंगे, जो आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना उस पार्ट को कंसंट्रेट करेंगे। अब जो हमने पढ़ा होता है कि वेलोसिटी जो होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीपल वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ की वैल्यू हमने एस्टिमेट की थी, कितनी आई थी दैट इज 4l बाई 2n-1, तो मैंने उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो वेलोसिटी होती है किसी भी वेव के लिए वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू गामा अंडर द रूट प्रेशर बाय में डेंसिटी। तो हमने यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये जो फैक्टर है, ठीक है ना, इस फैक्टर को हम उधर रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए n जो नंबर है कितनी वाइब्रेशंस उसके लिए। तो मैंने न्यू n की वैल्यू यहाँ पे एस्टिमेट की। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है।
हमने सीधा वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, जो वेलोसिटी की वैल्यू हमने ये यहाँ पे रखी है और इस फैक्टर को हम वहाँ पे रिमूव किया तो अपने पास ये रिजल्ट बन के आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यदि ये हमने क्लोज्ड एंडेड के लिए पढ़े हैं, अब ये दोनों फैक्टर्स हम ओपन एंडेड के लिए चलेंगे तो ओपन एंडेड के लिए ध्यान देंगे कि ये जो वेवलेंथ अपने पास आएगी लैम्डा एन जो वेव बनेगी वो 12/n के लिए रहेंगी ओपन एंडेड के लिए। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी अपने पास होगी न्यू एन इक्वल टू n/12 अंडर रूट गामा p बाय रो, इस फैक्टर के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, अब ये दोनों के डिफरेंस यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद बीट्स की फॉर्मेशन है। तो बीट्स के अंदर मैंने बताया था एक फिनोमेना है जिसके अंदर रेगुलरली फॉल और राइज होगा किसका, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, जब दो वेव्स नियरली जो जिनकी फ्रीक्वेंसीज बराबर भी हो सकती हैं और एम्पलीट्यूड जो ट्रैवल करें अलोंग सेम लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन सुपरपोज ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगी तब बीट्स की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि बीट्स कैन नॉट बी हर्ड इफ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज मोर देन 10। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो बीट्स के अंदर यदि टाइम इंटरवल 1/10 ऑफ सेकेंड से कम है, ठीक है, तो हम उस साउंड के अंदर डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक लिमिटेशन है हमारे लिए। तो बीट्स की फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे देखिए जो जनरल इक्वेशन है y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। अब फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट करना है स्लाइटली, तो मैंने ω1t ω2t फैक्टर रखा, मैंने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे चेंज कर दिया ν1 ν2। सुपरपोजिशन के थ्रू हम दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनाएंगे। वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो दैट इज वेक्टर सम। हमने दोनों को जोड़ लिया यहाँ पे, जोड़ने के बाद अपने पास ये वैल्यू बनी r साइन 2π/1t प्लस r साइन 2π/2t। ठीक है, यहाँ पे वापस से हम साइन c प्लस डी का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, तो साइन c प्लस डी बाई टू साइन कोस c माइनस डी बाई टू। अब ऐसे जब इसको प्रोसीड करते हैं हम तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास इक्वेशन आती है y इक्वल टू 2r कोस पाई ν1 माइनस ν2 साइन पाई ν1 प्लस ν2 इंटू टी। तो यहां से जो a एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 2r। ये जो फैक्टर है 2r कोस पाई ν1 माइनस ν2 इंटू टी, इस फैक्टर को हम एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव जो साइन वेव थी उसका हमने मान लिया। तो अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो ये जो फैक्टर है कोस पाई ν1 माइनस ν2 इसको हमने +-1 के इक्विवेलेंट रख दिया। अब कोस पाई +-1 कहाँ पे होता है, तो हमने उसको पुट किया कोस n पाई, दोनों तरफ से कोस कट किया, ν1 माइनस ν2 इंटू टी इक्वल टू n। तो टाइम इंटरवल की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज n ओवर ν1 माइनस ν2। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पे जो टाइम इंटरवल अपने पास है बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा कि दो सक्सेसिव मैक्सिमा, तो n की वैल्यू मैंने एक बार 2 रखी एक बार 1 रखी, तो ये जो टाइम इंटरवल दोनों के अंदर डिफरेंस करने के बाद अपने पास फाइनल वैल्यू आती है। टाइम इंटरवल कितना हुआ दो सक्सेसिव मैक्सिमा में, दैट इज 1/ν1 माइनस ν2। अब यदि इसका फ्रीक्वेंसी देखें, ठीक है, दो सक्सेसिव जो मैक्सिमा उनके बीच में फ्रीक्वेंसी, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो दैट इज ν1 माइनस ν2। ठीक है, ये अपने पास जो बीट्स जो बन रही हैं उनकी जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स थे आपने देखे इसके अंदर, क्लोज्ड एंडेड, ओपन एंडेड और ये टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा बीट्स फॉर्मेशन के लिए। तो ये लास्ट अपना पार्ट था इसके अंदर जो वेव्स पार्ट के अंदर आता है। तो ये डेरिवेशन पार्ट के लिए नहीं, आप इनके फाइनल रिजल्ट्स यूटिलाइज कीजिए। बाकी इसके बिहाफ के ऊपर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट आगे जब भी एक वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर डिटेल्ड सॉल्यूशंस वगैरह क्वेश्चंस की, तो उसमें आपको करके इनको दिखाएंगे। तब तक आप इसको एक बार एसेस कीजिए कंप्लीटली और इसके रिजल्ट्स को नोट डाउन कीजिए। नोट्स हमारे चैनल के जो टेलीग्राम ऐप है उसके ऊपर आपको मिलते रहेंगे और इसको एक बार अच्छे से पढ़िए। बाकी जहाँ पे भी आपको दिक्कत आती है हम उसको बताइए कमेंट के माध्यम से, हम उसको रेक्टिफाई करने काम करेंगे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे ब्रॉडली। तो चलिए अब इस लेक्चर को आप एंजॉय कीजिए।